हेलो दोस्तों, आज हम आचार्य भागवत की रचित अष्टांग हृदय संहिता को पढ़ेंगे। आचार्य भागवत ने इसकी रचना की थी। इस संहिता का नाम है अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय संहिता में हमें सबसे पहले देखना है सूत्र स्थान, और सूत्र स्थान का प्रथम अध्याय क्या है, और प्रथम अध्याय में क्या क्या वर्णन किया गया है। अपन सारे श्लोक नहीं देखेंगे, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट श्लोक हैं बस उन्हीं के साथ साथ चलेंगे। सारे श्लोक को पढ़ने से कुछ नहीं है, ज़रूरी श्लोक जो बेसिक श्लोक हैं उनको देखेंगे, उनके मतलब को देखेंगे। तो चलो पढ़ते हैं। सबसे पहला श्लोक दिया गया है, रागादि रोगान सततानुसक्तान नशेष काय प्रस्तान शेषान औत्सुक्य मोहार रतिदान जगान यो पूर्व वैद्य नमोस्तस्मै। इस श्लोक में आचार्य भागवत अपने पूर्व वैद्यों को नमस्कार करते हैं और अपनी संहिता अष्टांग हृदय को शुरू करते हैं। इसमें सिर्फ अपन इम्पोर्टेंट श्लोक देखेंगे और उन श्लोक में जो जो बेसिक दिए गए हैं हमारे आयुर्वेद के, वो देखेंगे। सारे श्लोक देखने से कोई मतलब नहीं है, बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और सारे श्लोक याद भी नहीं कर सकते। यहाँ देखते हैं अपन आयुर्वेद का प्रयोजन। ये याद नहीं होगा तब भी कोई बात नहीं। आचार्य चरक वाला आयुर्वेद का प्रयोजन सबको याद होता है और वो वाला प्रयोजन ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट भी होता है। तो इसका अपन हिंदी बस देख लेते हैं। इस श्लोक में ये दिया गया है कि धर्म अर्थ सुख, सुख का मतलब काम, नामक इन तीन पुरुषार्थों का साधन आयु है। आयु हमने पढ़ा था पदार्थ वाले लेक्चर में, आयु क्या है, और सुख आयु, दुख आयु, बाकी आयु के बारे में हमने पूरा वर्णन पदार्थ वाले लेक्चर में देखा था। नहीं देखा हो तो एक बार वहाँ जाके देख लो। अतः आयु सबसे ज़्यादा सबको कामना होती है सुख आयु की। सुख आयु का मतलब अगर नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब भी पदार्थ वाला लेक्चर नहीं देखा है। एक बार पदार्थ वाला लेक्चर देखो, सुख आयु का मतलब समझ में आ जाएगा। अतः आयु की कामना करने वाले पुरुष को आयुर्वेद शास्त्रों में निर्दिष्ट उपदेशों में परम आदर करना चाहिए। मतलब जिसको अच्छी आयु चाहिए उसको आयुर्वेद शास्त्र का आदर करना चाहिए। हम सारे श्लोक ना देख के सिर्फ इम्पोर्टेंट श्लोक की तरफ जाएंगे। इसके बाद अगले श्लोक में दिया गया है आयुर्वेद का अवतरण। आयुर्वेद कहाँ से आया है और इसका अवतरण कहाँ से हुआ। सबसे पहले देखते हैं, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले आयुर्वेद शास्त्र का स्मरण किया, मतलब उनने ध्यान किया। आयुर्वेद का ब्रह्मा जी ने ध्यान किया, ध्यान करके उसे दक्ष प्रजापति को ग्रहण कराया अर्थात पढ़ाया। ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को पढ़ाया। इसकी एक ट्रिक है, हम ट्रिक भी बताएंगे, बहुत बढ़िया ट्रिक है, कभी नहीं भूलोगे। और दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमारों को पढ़ाया। अश्विनी कुमार मतलब अश्विनी कुमार दो भाई थे, उन दोनों भाइयों को पढ़ाया। किसने? दक्ष प्रजापति ने। मतलब ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति के पास और दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमारों के पास आयुर्वेद आया। ठीक है, अश्विनी कुमार दो भाई थे और अश्विनी कुमारों ने आत्रेय ऋषि को पढ़ाया। किसको? पुनर्वसु आत्रेय को। पुनर्वसु आत्रेय ने अपने बाकी के शिष्यों को आयुर्वेद का ज्ञान दिया। उनके शिष्य इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछे जाते हैं और ये आयुर्वेद का अवतरण भी इंपॉर्टेंट है। ये इसका ही एक ट्रिक बताएंगे, उससे याद कर लेना, याद हो जाएगा। पुनर्वसु आत्रेय के शिष्य कौन कौन से थे? अग्निवेश, भेद, जतुकर्ण, पराशर, हारित और क्षारपाणी। ये 6 शिष्य थे और यहाँ तक याद होना चाहिए। ये याद होगा, बहुत सारे MCQs आसानी से निकल जाएंगे। इनके वो ट्रिक बताते हैं हम तुम्हें। एक वर्ड याद रख लो, BDAI। ये ट्रिक है, चरक संहिता में दी है, मतलब चरक संहिता में ऐसा ही आयुर्वेद अवतरण दिया है। B से ब्रह्मा जी, D दक्ष प्रजापति, A अश्विनी कुमार, फिर I से इंद्र और इंद्र के बाद आत्रेय पुनर्वसु और आत्रेय पुनर्वसु के बाद उनके 6 शिष्य। तो यहाँ तक याद कर लो, फिर आत्रेय पुनर्वसु और उनके 6 शिष्यों का वर्णन हम आगे भी देखेंगे तो हमें धीरे धीरे याद हो जाएगा। यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है ज़्यादातर लोगों को।
ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार, इंद्र, आत्रेय पुनर्वसु और आत्रेय पुनर्वसु के 6 शिष्य कौन कौन थे? अग्निवेश, भेल, जातुकर्ण, पराशर, हरि, क्षारपाणी। अगला श्लोक देखते हैं। इस श्लोक के बाद उसका अष्टांग हृदय का स्वरूप, ये एक बार रीड करना अगर करना हो तो, बाकी ऐसे में कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये वाला श्लोक इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क कर लो। ये आयुर्वेद के 8 अंग हैं और ये इम्पोर्टेंट है, इसको हमें पढ़ना चाहिए। इसका श्लोक देखते हैं सबसे पहले। काय, बाल, ग्रहो, फिर उसके बाद ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्ट्र, जरा, ब्रसान, अष्टावंगानि तस्यास चिकित्सासु संस्था। आयुर्वेद के 8 अंगों का वर्णन दिया गया है। काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, ग्रह चिकित्सा, ऊर्ध्वांग चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंष्ट्रा चिकित्सा, जरा चिकित्सा और ब्रश चिकित्सा। इसके क्वेश्चन 5-5 नंबर तक में भी आ जाते हैं और 5 नंबर में क्वेश्चन आएंगे तो ये 8 अंगों को हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा। एक बार हम देख लेते हैं इनको। काय चिकित्सा, काय चिकित्सा क्या होती है? पूरी बॉडी की चिकित्सा होती है। इसी में संपूर्ण शरीर को पीड़ित करने वाले अमाशय तथा पक्वाशय से उत्पन्न होने वाले ज्वर आदि समस्त रोगों की शांति का उपाय किया जाता है। काय चिकित्सा में ही पूरी बॉडी का इलाज होता है और मुख्य रूप से जो अमाशय या पक्वाशय से उत्पन्न होते हैं ज्वर या बाकी के रोग जैसे विसूचिका और अन्य रोगों की चिकित्सा इसमें आ जाती है। बाल तंत्र, कौमार्य चिकित्सा। बाल चिकित्सा में क्या? छोटे बच्चों की चिकित्सा। बालकों के शरीर में परिपूर्ण बल्य धातु का अभाव होने के कारण इस अंग में स्वतंत्र वर्णन किया गया। इसको अलग से इसलिए रखा गया क्योंकि जो युवा अवस्था की बॉडी होती है उसकी चिकित्सा हम बाल अवस्था में नहीं चला सकते। मतलब जो बड़ों की चिकित्सा होती है उसको हम बच्चों को नहीं दे सकते। बच्चों की दवाई, मात्रा, औषधि हर चीज़ अलग होती है, उनकी चिकित्सा अलग होती है, इसलिए उनको बाल तंत्र में रखा गया। इनको एक बार रीड कर लेना, अच्छा मैटर मिल जाएगा लिखने के लिए। ग्रह चिकित्सा, ग्रह चिकित्सा इसमें देव, असुर, पूतना आदि ग्रहों से ग्रहित अवशिष्ट प्राणियों के लिए शांति कर्म की व्यवस्था की जाती है। ग्रह चिकित्सा होती है देव विपाश्रय चिकित्सा। ये हम चरक के पहले अध्याय दीर्घ जीवंती अध्याय में पढ़ेंगे। चरक संहिता के पहले अध्याय में पढ़ेंगे हम। दो प्रकार की चिकित्साएं होती हैं, एक देव व्यापाश्रय और एक युक्ति। इसमें युक्ति व्यापाश्रय में हम औषधियों का प्रयोग करते हैं और देव व्यापाश्रय में हम पूजा पाठ, ग्रहों की और तंत्र की सहायता लेकर चिकित्सा करते हैं। ऊर्ध्वांग, ऊर्ध्वांग मतलब शालाक्य तंत्र। सुना होगा शालाक्य तंत्र, तो सुना होगा। ऊर्ध्वांग में आँख, मुख, कान, नासिका आदि, मतलब जो हमारी गले के ऊपर के हिस्से हैं वो ऊर्ध्वांग में आते हैं और उनकी चिकित्सा इसमें वर्णित है। शल्य तंत्र, उक्त आयुर्वेद में 8 अंगों में यही अंग सबसे प्रधान है। शल्य चिकित्सा मतलब होती है सर्जरी वाली चिकित्सा, क्योंकि प्रथम देवासुर संग्राम में युद्ध में हुए घावों की सिद्ध पूर्ति के लिए इसी की आवश्यकता पड़ती है। मतलब जो चोट लग जाती है, पहले तो ये होता था संग्राम होते थे, युद्ध होते थे, अब जो युद्ध होते हैं उसमें घाव चोट जो लगती है उसको अपन सर्जरी ठीक करते। पहले शल्य तंत्र में आता था और इसी को हम सर्जरी भी कहते हैं इंग्लिश में। अगर मॉडर्न के अकॉर्डिंग देखें तो शल्य तंत्र में सारे टाइप की सर्जरीज की चिकित्सा होती है। जो सर्जरी का तरीका होता है वो इसी में होता है। दंष्ट्र मतलब अगत तंत्र। अगत तंत्र में क्या है? महर्षि वाग्भट द्वारा रचित दोनों संहिताओं मतलब संग्रह तथा हृदय, एक है अष्टांग संग्रह, एक है अष्टांग हृदय, में अष्टांग रूपी आयुर्वेद का विभाजन सूत्र अविकल से प्राप्त हुआ। इसमें हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि इन्होंने सुश्रुत संहिता को आदर्श मानकर स्पर्की, टकुलता आदि प्रथम परिगणित सर्प शब्द को प्रमुख मानकर दंष्टा शब्द का प्रयोग किया। मतलब इसमें हम जो विषैले जीव होते हैं, विषैले लक्षण होते हैं, विष की चिकित्सा दंष्टा चिकित्सा होती है। दंष्टा विष चिकित्सा, इसका नाम ही है अगत तंत्र। इसको भी रीड कर लें। जरा चिकित्सा मतलब रसायन तंत्र। जरा
शब्द का मतलब होता है बुढ़ापा का रोकना, आयु का बढ़ना रोकना, यौवन की प्राप्ति करना। ये सब चीज़ें जरा चिकित्सा में आती हैं। जैसे च्यवनप्राश होता है, च्यवनप्राश हमारी आयु को बढ़ने से रोकता है, हमें कम बूढ़ा दिखाता है, उम्र कम दिखाता है, इसलिए वो जरा चिकित्सा में आती है। ब्रश चिकित्सा बाजीकरण तंत्र, इसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए मॉडर्न के अकॉर्डिंग तो इसमें इनफर्टिलिटी की चिकित्सा होती है। शुक्र को बढ़ाता है, सूखे हुए शुक्र का उत्पादन निर्देश करता है, लिंग में प्रहर्षता को उत्पन्न कर नर नारियों को संतोष उत्पादन शक्ति को पैदा करता है। बताया ना, इनफर्टिलिटी की चिकित्सा इसमें की जाती है। ये हमारे आयुर्वेद के 8 अंग थे। इसको हमने बहुत शॉर्ट में बताया है और मॉडर्न से कोरिलेट करके बताया है। और सबके पास अपनी अपनी सहायताएँ होंगी, अपनी अपनी बुक होंगी, और अगर ना हो तो ये जो पेजेस चल रहे हैं इन्हीं में से पॉज करके वीडियो रीड कर लो। जब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं में से लिख देना, और बाकी जो भी तुम्हारे मन में आएगा, क्योंकि हमने मॉडर्न से कोरिलेट करके वर्ड बताएं तो अपने आप इसका मैटर बना लोगे। हम सिर्फ इम्पोर्टेंट श्लोक देखेंगे। यहाँ पे अष्टांग हृदय के अनुसार दोषों का वर्णन लिखा है। इस श्लोक को देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लो। वायु पित्तम कफश्चेति त्रियो दोषो समासता, मतलब वायु पित्त और कफ ये 3 दोष माने गए हैं, यहाँ लिखा है। इसको याद कर लेना, ये श्लोक बहुत काम का है। विकृता विकृता, मतलब ये विकृत और यहाँ से ये अविकृता, देहम ध्यानंती ते वर्तयंती च, ये तीनों बात आदि दोष, मतलब वायु, वात, पित्त और कफ। विकृत, विकृत मतलब जो उनकी संतुलन होता है वो बिगड़ जाता है, विकृत हो जाते हैं। विकृत अवस्था में शरीर का विनाश कर देते हैं, और अविकृत अवस्था मतलब सम अवस्था, मतलब जब वो इक्विवेलेंट होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं, तब वो शरीर को जीवन दान करते हैं और स्वस्थ संप्रदान करने में सहायक होते हैं। अगर वात पित्त कफ बिगड़ेंगे तो रोगों का उत्पादन होगा, रोग होंगे तो शरीर बीमार होगा। लेकिन अगर वात पित्त कफ समावस्था में होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे, तो हमारी बॉडी वैसे ही अच्छी होगी। ये वाला श्लोक हमारे संस्कृत में आता है। संस्कृत जब हम पढ़ते हैं तो इसको वहाँ पे भी अच्छे से देख लेंगे, बाकी यहाँ थोड़ा देख लो। दोषों के स्थान तथा प्रकोप काल, इसमें दोषों के स्थान दिए गए, कौन सा दोष कहाँ होता है और उनके प्रकोप काल क्या होते हैं। देखो, जो हमारे वात पित्त कफ हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं, ये समझने की बात है और याद रहेगा आराम से। ये तीनों बात आदि दोष शरीर में कहाँ कहाँ व्याप्त होते हैं, मतलब कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले नाभि के निचले भाग में वायु का, मतलब जो हमारी नाभि है उसके नीचे पैर हैं। और बात का गुण अभी हम पढ़ेंगे आगे चल के कि बात का एक गुण होता है चल गुण। इससे याद रखना, जब बात का होता है एक चल गुण और हम अपने पैरों से चलते हैं, तो बात का स्थान कहाँ पाया गया, नाभि के नीचे भाग में वायु का स्थान। नाभि तथा हृदय के मध्य भाग में पित्त का। हमारी नाभि, हमारे हृदय मतलब स्टर्नम के पीछे हृदय होता है, मसल्स के भी पीछे होता है, बाकी जगह तो वही है। तो नाभि और हृदय के बीच में होता है हमारा पित्त, और हृदय के ऊपरी भाग में होता है कफ। मतलब कफ का याद रखना कि जब हमें सर्दी जुकाम हो जाता है, गले में कफ जम जाता है, तो अपन ऐसे बोलते हैं ना कफ आ गया या कफ निकल रहा है, तो वो याद रखना कि गले वाले हिस्से में या ऊपर वाले हिस्से में कफ होता है। पैरों का चल गुण याद रख के उसको याद करना कि नाभि के नीचे वाले हिस्से में बात होती है, और बाकी इन दोनों के बीच में क्या होता है, पित्त होता है। ये उनके काल दिए हैं, एक बार ये काल देख लेना, पढ़ लेना, रीड कर लेना, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ये वाला श्लोक भी एक बार रीड कर लेना, अगर नहीं होगा तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। दोषों का कोष्ठ पर प्रभाव, कोष्ठ पर प्रभाव देखते, मतलब कोष्ठ हमारा पेट होता है, कैसा होता है, खाना पीना का अपन कहते हैं कोष्ठ मंद हो गया है। जठराग्नि मुख्य रूप से हमारे शरीर में मुख्य रूप से पाचन क्रिया में बहुत सहायक होती है। जठराग्नि की भांति कोष्ठ भी वात दोष से क्रूर, पित्त दोष में से मृदु एवं कफ दोष में मध्यम रहता है। मतलब जो वात दोष प्रकृति वाले लोग हैं, या जो वात जिसके कोष्ठ में वात दोष का विकृति हुई है, उससे क्रूर कोष्ठ हो जाता है।
और पित्त दोष से जब पित्त रहेगा, पित्त से जठर अग्नि बढ़ेगी, जठर अग्नि पित्त ही है, अग्नि का दूसरा नाम ही पित्त है। तो पित्त से जठर अग्नि बढ़ेगी और जठर अग्नि से मृदु कोष्ठ हो जाएगा, खाना जल्दी पचेगा। और कफ दोष से मध्यम कोष्ठ रहता है। और तीनों दोषों के सम रहने पर भी मध्यम रहता है। अगर तीनों दोष विकृत नहीं है और सम अवस्था में, तब भी कोष्ठ हमारा मध्यम रहेगा। दोषों से गर्भ प्रकृति वर्णन, यहाँ पे एक बार इसको रीड कर लो, बाकी जब हम क्रिया शरीर पढ़ेंगे तो प्रकृति का वर्णन एक चैप्टर है क्रिया शरीर में, प्रकृति नाम से। तो उस चैप्टर में हम हर दोष को लेके बहुत ज़्यादा ही डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि वो चैप्टर ही प्रकृति के ऊपर है। यहाँ तो सिर्फ एक श्लोक में दिया गया है, तो इसको नॉर्मली रीड कर लो। अब अपन पढ़ते हैं बात के गुण, ये याद रखना हमेशा, और एक अच्छी चीज़ भी बताएंगे भी हम, ठीक है। तत्र रूक्षो लघु सीता विशद, तत्र रूक्षो लघु सीता खर सूक्ष्मस चलो नीला। आचार्य वाग्भट के अनुसार ये बात के गुण दिए गए हैं, कौन कौन से? रूक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म तथा चल। लेकिन एक बहुत ही मुख्य बात है ध्यान करने वाली, जो हमारे आचार्य चरक ने बताई है। उन्होंने बात का एक गुण बताया है विशद, और आचार्य वाग्भट ने ये गुण नहीं बताया है। इसलिए इस पर एमसीक्यूज बनते हैं बहुत ज़्यादा कि आचार्य वाग्भट ने कौन सा गुण नहीं बताया है, या फिर दूसरा एमसीक्यू ये बनता है कि आचार्य चरक ने कौन सा बात का गुण बताया है अलग से, या इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो हमें वो याद रखना है, जब हम चरक संहिता में पढ़ेंगे तब इस श्लोक को देखेंगे कि उनने विशद गुण का बात में वर्णन किया है। अभी के लिए तो देखो, रूक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म तथा चल गुण। रूक्ष मतलब रूखा, लघु मतलब हल्का, शीत मतलब ठंडा, खर मतलब खुरदरा, जैसे ड्राई स्किन हो जाती है वो बात के गुण के कारण होती है। सूक्ष्म मतलब बहुत ही माइक्रो, और चल मतलब गतिशील, जो चलता फिरता रहता है। तो कभी देखा होगा हमारी वायु, जो हवा चलती है वो हमेशा चलती फिरती रहती है, कहीं एक जगह रुकती नहीं है। ऐसे ही पित्त के गुण देखते हैं। पित्तम स स्नेह तीक्ष्ण उष्णम लघु विश्रम श्रम द्रवम। ये बात और पित्त के गुण याद कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है। ये दोनों श्लोक इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। ये पित्त के गुण हैं, स्निग्ध, तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, विस्र मतलब यहाँ लिखा है आम गंध वाला, इसको भी समझाते हैं। सर और द्रव। सबसे पहले देखो, पित्त द्रव लिखा है यहाँ पे। पित्त एक लिक्विड है, पित्त को हमेशा लिक्विड में कंसीडर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं विस्र। विस्र क्या लिखा है यहाँ पे? आम गंध वाला। आमतौर पर कभी कभी देखा होगा, जब एसिडिटी के कारण हमें खट्टी डकार आती है तो उस डकार के साथ साथ थोड़ा सा सलाइवा मुंह में आ जाता है पेट से निकल के, और वो सलाइवा बहुत बुरी गंध करता है। या किसी को जिसको उल्टियाँ हो रही हों, बहुत दिनों से बुखार आ रहा हो, ज्वर आ रहा हो, और फिर उसके बाद उल्टी हो, तो उसकी वॉमिटिंग भी बहुत ज़्यादा बुरी गंध वाली होती है। उसमें अपन देखते हैं कि पित्त निकलता है। कभी किसी को देखा है ऐसे कि ग्रीन कलर की वॉमिटिंग हो रही है, ग्रीन कलर की उल्टी हो रही है, थोड़ी सी ग्रीनिश येलोइश टाइप की, तो वैसी गंध होती है, इसलिए विस्र गंध वाला कहा गया है। स्निग्ध होता है, मतलब स्निग्ध थोड़ा सा स्लाइमी टाइप का, चिपचिपा। तीक्ष्ण मतलब तीक्ष्ण, उस चीज़ को अपन कह सकते हैं तीखा। तीखा मतलब नुकीला, क्योंकि पित्त बेसिकली, पित्त है क्या? अपने एसिड्स को ही पित्त बोला लगा, और एसिड्स अम्ल। तो एसिड्स तो वैसे ही तीखे होते हैं, नुकीले होते हैं, टेस्ट में नहीं कह रहे हैं, मतलब अगर किसी चीज़ पे वो डालते हो तो वो जल जाता है, उसी टाइप से। उष्ण मतलब गर्म होता है ये। लघु मतलब हल्का होता है, भारी नहीं होता। इसी टाइप से हैं अपने कफ दोष के गुण। कफ दोष के गुण में दिया गया स्निग्ध, शीतो, गुरुर्मंदा, लक्षणों मृत्सना, स्थिर कफा। कफ दोष के गुण भी, कफ भी स्निग्ध है, शीत है, शीत मतलब शीतल है कफ, गुरु है मतलब भारी है। गुरुवादी गुणों, गुरु गुण किस चीज़ का बताया था हमने? अपन ने क्रिया शरीर का लेक्चर देखा होगा तो बन जाएगा ये क्वेश्चन। गुरु गुण हमने बताया था पृथ्वी का। मंद है मतलब स्लो है, लक्षण, मृत्सन और स्थिर। कफ दोष हैवी होने के कारण स्थिर भी होता है। अब देखते हैं अपन संसर्ग और सन्निपात। ये दो वर्ड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों वर्ड में बहुत कन्फ्यूजन भी होती है, तो ये देखते हैं अपन। आयुर्वेद परिभाषा के अनुसार किन्हीं दो दोषों
के एक साथ क्षय या वृद्धि होने के नाम को संसर्ग कहते हैं, और तीनों दोषों के एक साथ क्षय वृद्धि होने के नाम को सन्निपात कहते हैं। मतलब अगर दो दोष बढ़ रहे हैं, जैसे वात और पित्त का बढ़ गया या वात और पित्त घट गए, तो उनको अपन कहेंगे संसर्ग। जैसे कफ और वात बढ़ गए या घट गए तो उनको बोलेंगे संसर्ग। पर अगर वात पित्त कफ तीनों बढ़े हैं या तीनों घटे हैं तो उनको अपन कहेंगे सन्निपात। यहाँ पर धातुओं का वर्णन दिया गया है। धातु हमारी 7 होती हैं। 7 धातुओं का वर्णन हम क्रिया शरीर में बहुत अच्छे से देखेंगे, पर यहाँ भी एक बार देख लो। 7 धातुओं के नाम दिए गए हैं, कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले प्रथम धातु है रस, उसके बाद रक्त, फिर मांस, फिर मेद, फिर अस्थि, मज्जा तथा शुक्र। ये 7 धातु होती हैं, और इन्हीं धातुओं के दूषित होने के कारण अलग अलग प्रकार की बीमारियां या व्याधियां उत्पन्न होती हैं। यहाँ पे देखो मल का वर्णन दिया गया। तो मल कितने होते हैं, अपने 3 हमने बताए थे क्रिया शरीर वाले लेक्चर में, अभी फिर से बता देते हैं। मल होते हैं 3। पहला मूत्र, पहला मूत्र, दूसरा पुरीस और तीसरा स्वेद। इंपॉर्टेंट जो हम बता रहे हैं श्लोक वो मार्क करते जाना और उनको याद कर लेना। कुछ ही श्लोक इंपॉर्टेंट बताएंगे, ज़्यादातर चीज़ें अगर हिंदी में तुम श्लोक से तोड़ तोड़ के हिंदी में पढ़ लोगे और उसको याद रख पाओगे, सबसे बेस्ट होगा। मल हमने देख लिए 3 होते हैं, मूत्र, पुरीस और स्वेद। धातुएं 7 होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। उसके बाद देखते हैं अपन दोष धातु मलों की वृद्धि एवं क्षय। शरीर से संबंधित उक्त वात आदि दोषों, रस आदि धातु, रस आदि का मतलब 7 धातु, वात आदि दोष मतलब 3 दोष धातुओं तथा मलों के समान गुण धर्म वाले पदार्थों का सेवन करने से उनकी वृद्धि होती है। अब ये तो सबको पता है कि 1 गिलास पानी है, उसमें आधे गिलास और डाल दो तो क्या होगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। अब 1 गिलास पानी से पानी निकाल दो तो ये कम हो जाएगा। यही वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, मतलब समान गुण धर्म वाले पदार्थों का सेवन करने से उनकी वृद्धि होगी तथा उनके विपरीत गुण धर्म वाले पदार्थों का सेवन करने से क्षय होंगे। वृद्धि मतलब बढ़ना, क्षय मतलब घटना। उन्हीं के सेम गुण या जो भी बात के गुण हैं, पित्त के गुण हैं, धातुओं के गुण हैं, उन्हीं के गुण वाली चीज़ों को खाएंगे तो उसी चीज़ की वृद्धि होगी, और उसके विपरीत खाएंगे तो वो क्षय हो जाएगी, धातु क्षय हो जाएगी, दोष क्षय हो जाएंगे, मल सब क्षय हो जाएगा। जो भी उनका गुण होगा उसके विपरीत आहार विहार करेंगे तो। यहाँ पे दिए गए हमारे रसों का वर्णन। रस हमारे 6 होते हैं, रसों की संख्या 6 है, यहाँ भी लिखा है। पहला है स्वादु, अम्ल, लवण, तिक्त, उष्ण तथा कषाय। यही चीज़ आचार्य चरक ने बताई है कि स्वादु की जगह उन्होंने मधुर का उपयोग किया। मधुर भी मीठा ही होता है, स्वादु भी मीठा होता है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। इसको कटु यहाँ, तिक्त यहाँ दे दिया है और कटु यहाँ दिया है। ये लिखा है उष्णों को कटु माना है, जैसे काली मिर्च आदि, और तिक्त मतलब कड़वा, नीम तथा चिरायता, और कटु मतलब तीखा, काली मिर्च आदि, और कषाय मतलब कसेला, जैसे आंवला खाते हैं अपन वैसा, ऐंठायला। 6 हमारे रस हैं। रसों का वात आदि पर प्रभाव ये एक बार देख लेना। मधुर, अम्ल, लवण रस वात दोष को नष्ट करते हैं, बाकी तिक्त, कटु, कषाय कफ दोष को नष्ट करते हैं। कषाय, तिक्त, मधुर रस पित्त दोष को नष्ट करते हैं, और इन्हीं के विपरीत से वात, पित्त, कफ बढ़ते हैं। विपरीत मतलब उल्टा। जैसे मान लो, देखो इधर एक चीज़ बताते हैं, बढ़िया है। वात दोष को नष्ट करने वाले रस कौन कौन से हैं, तिक्त, कटु, कषाय। अब यही 3 सेम रस किसका, कफ को बढ़ाएंगे, और कफ को नष्ट करने वाले जो 3 रस हैं, यही सेम चीज़ ये कफ को कम कर रहे हैं, मतलब नष्ट कर रहे हैं। यही सेम ये वात को बढ़ाएंगे, ऐसे याद रखना। और ये हम अभी पदार्थ में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे इसको। द्रव्यों का वर्णन। अब यहाँ पे द्रव दिए गए हैं। द्रव 3 प्रकार के होते हैं, समन, कोपन और स्वास्थ्यतम। समन द्रव कौन कौन से होते हैं, वात आदि दोषों का समन करने वाले, ऐसे द्रव जो बाकी के दोषों का, वात, पित्त, कफ दोषों का समन करें।
ऐसे होते हैं समनम द्रव। और जो बात आती है दोषों को कुपित करें, कुपित मतलब विकृत करें, उनको कहते हैं अपन कुपन द्रव। और स्वस्थ हित मतलब जो न कुपित करें न समन करें, अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखें, उनको स्वस्थ द्रव कहते हैं, स्वास्थ्य हित। यहाँ पे उनका डिस्क्रिप्शन और अच्छे से दिया गया, एक बार रीड कर लेना। ये है वीर्य का वर्णन, जो हमने अभी पढ़े थे रसों के प्रकार। अब जो भी हम खाते हैं उन रसों का जब पाचन हो जाता है, पाचन होने के बाद क्या निकलता है, वीर। तो उस वीर का वर्णन दिया गया है। वीर 8 प्रकार के होते हैं, मृदु, तीक्ष्ण, गुरु, लघु, स्निग्ध, रुक्ष, उष्ण, शीत। दूसरे आचार्य का मत शीत तथा उष्ण 2 प्रकार के वीर होते हैं। अगर ज़्यादातर पूछा जाता है, ये नहीं पूछे जाते हैं जो 8 प्रकार के होते हैं। अगर मुख्यतः याद रखना है तो 2 ही याद रखना, शीत वीर और उष्ण वीर। मतलब कुछ खाएंगे तो या वो ठंडा होगा या वो गर्म होगा हमारे शरीर के लिए, या गर्मी कर देगा या ठंडा रहेगा। उसके बाद दिया गया विपाक, भले ही द्रव्य किसी रस से युक्त क्यों ना हो, मतलब जो भी हम द्रव्य खा रहे हैं, जो भी चीज़ सेवन कर रहे हैं, वो किसी भी रस से, चाहे वो हमें मीठी लगे, खट्टी लगे, कड़वी लगे, ऐंठाइली लगे या नमकीन लगे, लेकिन उसके विपाक 3 प्रकार के ही होते हैं। जब वो वीर के बाद आता है विपाक, और उनका विपाक होगा मधुर, अम्ल और कटु। वो मुख में कैसी भी लगे, पाचन होने के बाद ये 3 ही विपाक बचते हैं। अब यहाँ पे द्रव्यों का वर्णन दिया गया है। द्रव्यों का वर्णन एक बार पढ़ लेना। ये सारे द्रव्यों के नाम लिखे हैं, उनके नाम एक बार रीड कर लेना। ये लिखी है वो टेबल। ये गुरु मतलब भारी, लघु मतलब हल्का, मंद मतलब चिरकारी, तीक्ष्ण मतलब तीखा। अभी हमने ऊपर बताया, ये सारे तो हमने बताए हैं। शीत मतलब शीतल, ये बात का गुण है, और कफ का गुण भी बताया गया है। उष्ण मतलब गर्म, ये पित्त का गुण है। स्निग्ध ये पित्त का और कफ का गुण है। रुक्ष मतलब ये बात का गुण है। श्लक्षण ये कफ का गुण है। खर ये बात का गुण है। सांद्र गाढ़ा ये कफ का गुण आएगा। द्रव्य पतला ये पित्त का गुण आएगा। मृदु कोमल ये किस चीज़ का गुण है, यह हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। अभी हम पढ़ा चुके हैं ऊपर। कठिन कठोर ये भी कमेंट में लिख देना साथ में। स्थिर भी हमने अभी ऊपर बताया है किसका गुण है, ये भी बताओ। सर चल गुण, सरगुण हमने किस चीज़ में बताया था, एक बार याद करो और कमेंट करो। स्थूल मतलब मोटा, सूक्ष्म मतलब बारीक, सूक्ष्म मतलब माइक्रो, इसी को तो बारीक कहा गया। विशद टूटने वाला। पिच्छल मतलब लसीला, लसीला स्लाइमी। ये 20 प्रकार के गुणों का वर्णन दिया गया था। अब यहाँ देखते हैं रोग आरोग्य के भेद। वात पित्त कफ इन तीनों दोषों की विषमता या विषम अवस्था का नाम रोग है। मतलब वात पित्त कफ अगर विकृत हो रहे हैं तो उसी से रोग उत्पन्न होंगे, इसलिए उनका नाम दे दिया गया रोग। अर्थात दोषों के विषम किसी का बढ़ जाने या किसी का घट जाना हो जाने से किसी न किसी प्रकार का रोग हो जाता है। अब अभी बताया हमने कि वात पित्त कब बढ़ेंगे या घटेंगे तो उसी कारण से रोग होगा, विकृत होंगे तो उसी कारण से रोग उत्पन्न होंगे, इसलिए उसका नाम रोग दे दिया गया है। रोगों के, और अगर ये तीनों समान स्थिति में रहेंगे तो आरोग्य को प्राप्त होंगे, इसलिए दूसरा आरोग्य है। ये रोग और आरोग्य शब्द का मतलब लिखा है, इसको एक बार देख लो, बाकी बहुत इजी है, अभी बताए। रोगों के 2 भेद होते हैं। सामान्य रूप से रोग 2 प्रकार के होते हैं, निज और दूसरा है आगंतुज। ये इंपॉर्टेंट है। बात आदि मतलब बात आदि का मतलब जैसे अभी हमने बताया, तीनों दोषों को लिखने से अच्छा है ये लिख देते हैं बात आदि। बात आदि भीतरी दोषों की विषमता से होने वाले वो होते हैं क्या, निज। और अभिघात आदि मतलब चोट लगना, या हमें कुछ बाहर से आके पत्थर लग गया, गेंद लग गई, या हमें किसी दोस्त ने पीछे से आके हमारे सिर पे टपली दे दी, तो वो क्या होगा, आगंतुज। लेकिन अगर हमने कुछ ऊटपटांग खा लिया और उसके कारण हमारा पित्त खराब हो गया, पेट में जाके उसने नुकसान किया, फूड पॉइजनिंग हो गई, तो वो क्या होगा, क्या होगा, वो निज। या हम दिन भर घर पे सो रहे हैं, सोने के कारण हमें आलस आ रहा है, आलस आने के कारण धीरे धीरे हमारे शरीर में ज्वर होने लगा, या कोई और दूसरी परेशानी होने लगी, तो वो शरीर के अंदर से होने वाली परेशानियों को निज, और बाहर से अगर हमारा दोस्त आके हमें टपली मार देता है तो वो क्या है, आगंतुज।
दो प्रकार के रोग अधिष्ठान। अब रोग अधिष्ठान भी दो प्रकार के हैं, मतलब रोग कहाँ कहाँ जाके ठहरता है। पहला अधिष्ठान क्या होता है, शरीर में, या तो जो भी बीमारी होगी वो हमारे शरीर में होगी, और दूसरी बीमारी होगी हमारे मन में, मतलब मस्तिष्क में। अब मन को मस्तिष्क नहीं कह सकते, मस्तिष्क तो शरीर में भी आ जाता है, पर जो बीमारियां होती हैं जैसे उन्माद है, पागलपन है, उसके अलावा ऑटिज़म है, ये सारी हमारी मस्तिष्क की बीमारियां हैं। और शरीर की बीमारियां बहुत सारी होती हैं, सबको पता है। उसके कुछ एग्जांपल हमें लिख के बताओ, हम बताएंगे कमेंट सेक्शन में ये शरीर की बीमारी है या नहीं है। अब यहाँ पे दिया गया है मानसिक दोषों का परिचय, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क कर लो। जो जो इम्पोर्टेंट है मार्क करा रहे हैं, गिने चुने मुश्किल से मुश्किल 10 श्लोक होंगे इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं। बाकी सारी चीज़ों की हिंदी में पढ़ो, जैसे मान लो हम बताते हैं हिंदी में भी कैसे पढ़ना है। जिन श्लोक को तुम्हें याद नहीं करना है उनकी हिंदी पढ़ने का बेस्ट तरीका बताते हैं। यहाँ लिखा है रजस तमेव च मानसो द्वौ च दोष उदाहृतो। अब इसी को बिल्कुल तोड़ो। पहला वर्ड है रजस, रजोगुण। दूसरा मानसो, मतलब यहाँ मानस मन। यहाँ दूसरा वर्ड है तम, तम गुण। दो मतलब दो, और दोष माने गए। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि रज और तम को ही मानसिक दोष माना गया है। ये हमने तुम्हें बताया था क्रिया शरीर वाले लेक्चर में कि राजसिक और तामसिक दो ही मानस दोष होते हैं। वही यहाँ लिखा है, रजोगुण और तमस गुण को ही मानस दोष माना गया है। 3 गुण होते हैं, गुण 3 होते हैं, दोष 2 होते हैं। मानसिक दोष 2 होते हैं, रज और तम। गुण 3 होते हैं, कौन सा, सत्व, रज और तम। सत्व को हम गुण मानते हैं, दोष नहीं मानते। और इसका कारण, क्यों सत्व को गुण मानते हैं दोष नहीं मानते, इसका कारण हमने क्रिया शरीर वाले पहले लेक्चर में बताया, उसमें जाके एक बार देख लो। रोगों की परीक्षा कितने प्रकार से होती है वो देखते हैं अपन। पहला दर्शन स्पर्शन। दर्शन मतलब अपने मरीज को, अपने पेशेंट को देख के। दूसरा स्पर्शन, हाथ आदि को छूकर, मतलब हाथ छूकर देखते हैं बुखार है या नहीं है। या फिर जो दर्शन परीक्षा होती है इसमें हम देखते हैं कि इसका चेहरा उतरा हुआ है, इसके अलावा ये ऐसे लड़खड़ा के चल रहा है, उसको स्वेटिंग बहुत आ रही है। इस प्रकार से रोगों की परीक्षा होती है। तथा रोग संबंधी विविध प्रश्न पूछकर, मतलब जो भी रोगी आया है, जो भी पेशेंट आया है, उससे उसने जो हमें बीमारी बताई हो उसके संबंध में हम उससे को रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या हो गया, कैसे हो गया, तुम्हें सिम्टम्स क्या हैं, क्या क्या तुम्हें लग रहा है, तुम्हें चक्कर आ रहा है, पसीना आ रहा है, स्वेटिंग हो रही है, नींद नहीं आ रही। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ के हम रोगों की परीक्षा करते हैं। अब रोगी परीक्षा के आधुनिक उपकरण यहाँ लिखें। ये सब इनमें से मोस्टली चीज़ें हम बहुत अच्छे से जानते हैं। रोग की परीक्षा, रोग की परीक्षा, निदान, पूर्व रूप, लक्षण, उपसय एवं संप्राप्ति, ये दोनों रोगी की परीक्षा है और रोग की परीक्षा है। ये हम पदार्थ विज्ञान में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि पदार्थ विज्ञान में इनके सेपरेट चैप्टर्स हैं। यहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू लो, ज़्यादा डिटेल में जाने की सोचो भी मत कि हम डिटेल में नहीं बता रहे हैं, डिटेल में बताएंगे, बस हमारे साथ जुड़े रहो। हर चीज़ को कवर करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं जो कवर नहीं करेंगे। बस साथ में चलते रहो, एक एक लेक्चर को देखते रहो। जैसे जैसे हम लेक्चर अपलोड कर रहे हैं वैसे वैसे तुम जाते जाओ। सिर्फ हमें यहाँ पे ओवरव्यू देखना है संहिताओं से, क्योंकि संहिताएं ही हमारी बुनियाद है। डिटेल्स हम पढ़ेंगे, इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ हम डिटेल पढ़ेंगे। तो अभी अपन देखते हैं रोग की परीक्षा में निदान, पूर्व रूप, लक्षण, उपसय एवं संप्राप्ति। जो भी बीमारी है उसका कारण क्या है, वो कारण होने के बाद उसके पूर्व रूप क्या थे, फिर जो बीमारी अभी हो चुकी उसके लक्षण क्या हैं, उसका उपाय क्या है, फिर उसको शमन कैसे किया जाए, ये होते हैं। देश भेदों का वर्णन। अब यहाँ पे देश, भूमि देशों का अलग, देश 2 प्रकार के होते हैं, उनका वर्णन दिया गया। एक होते हैं भूमि देश, एक होते हैं देह देश। भूमि देश मतलब, भूमि का मतलब बताओ, भूमि का मतलब बताओ हमें क्या होता है, ठीक है। और देह का मतलब बताओ, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि भूमि और देह क्या होता है। भूमि मतलब हमारी भूमि, जमीन जहाँ हम रहते हैं। भूमि देश 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ लिखा है, जंगल देश, आनूप देश तथा साधारण देश। जंगल देश में हवाएं ज़्यादा चलती हैं, जैसे डेजर्ट वाला एरिया हो गया, यहाँ पे बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। आनूप देश में कफ दोष की प्रधानता रहती है,
और साधारण देश में जहाँ तीनों दोष समान अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे अभी अपन रह रहे हैं मध्य प्रदेश में, अभी हम तो मध्य प्रदेश से वीडियो बना रहे हैं, तुम जहाँ जहाँ भी हो अपने अपने देश का बताओ कि कौन से वाले देश में रहते हो, जंगल में रहते हो, अनूप में रहते हो, या फिर साधारण देश में रहते हो। अब देखते हैं देह देश। देह देश मतलब हमारी बॉडी को ही एक देश के रूप में, प्रदेश के रूप में बताया गया है। अलग अलग हिस्सों को, अलग अलग जगहों को अलग अलग तरीके से बताया गया है, क्योंकि देखो हमारी बॉडी में नाभि के नीचे वाले हिस्से में बात रहती है तो वो बात प्रधान देश हुआ। हमारी बॉडी में नाभि और हृदय के बीच में पित्त रहता है तो वो पित्त प्रधान देश हुआ। और हृदय के ऊपर वाले हिस्से में कफ रहता है तो मतलब वो कफ प्रधान देश हुआ। इसी टाइप से उसको देश प्रदेश का नाम देह देश का नाम दिया गया है। अब देखते हैं अपन जंगल देश। जंगल देश में यहाँ पढ़ लो, रूखा सूखा मरुस्थल जैसे भारत का बीकानेर तथा जैसलमेर, बाहरी प्रदेश, अफ्रीकी आदि प्रदेश ये जंगल देश है जहाँ वायु प्रधान रहेगी। आनूप देश में जल तथा पर्वतों से युक्त देश, जैसे जंगलों में होता है पर्वत होते हैं। और बताते हैं, रुको, जैसे हिमालय साइड चले जाओ, मनाली साइड, वो आनूप देश में आते हैं। साधारण देश हमारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, ये होते हैं हमारे साधारण देश जहाँ तीनों दोष होते हैं। काल के भेद देखते हैं। काल होते हैं दो प्रकार के, क्षण अर्थात प्रातः काल और रोग की अवस्था। आयुर्वेद में काल दो प्रकार से माने गए हैं, क्षण अर्थात प्रातः काल तथा संध्या काल, सामयिक शाम का समय, और रोग की अवस्था मतलब आम अवस्था और जीर्ण अवस्था। इन दोनों कालों के अनुसार भेषज योग चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है। ये पढ़ लेना, एक बार रीड कर लेना, ऐसा कुछ नहीं है जो इसमें ज़रूरी हो। औषध के भेद दिए गए यहाँ पे। औषधियों के भेद भी दो प्रकार के हों, शोधन अर्थात समन। शोधन औषधियों का काम क्या होता है, बमन विरेचन आदि, मतलब जो हम पंचकर्म करवाते हैं। शोधन शब्द का मतलब होता है, शोधन औषधियों का उपयोग, शोधन शब्द में हमारे पंचकर्म आ जाते हैं। शोधन का मतलब होता है हमारी बॉडी से दोषों को, जो विकृत दोष हैं उनको बाहर निकालना। बमन करके हम बमन में वॉमिटिंग करा के बाहर निकालते हैं। विरेचन में हम एनल रीजन से लगा के बाहर निकालते हैं, लूज मोशन से। ऐसी टाइप से हम पंचकर्मा जो करते हैं उसमें हम शरीर के बाहर निकालते हैं। पर जो समन होता है, समन का मतलब होता है दबा देना, जो भी हमारे बॉडी के अंदर ही दबा देना, बाहर कुछ नहीं निकालना है। औषधि देंगे, दवाई देंगे, बॉडी के अंदर ही हम उस दोष को ख़त्म कर देंगे। शारीरिक दोषों की चिकित्सा, यहाँ पे लिखिए, वात दोष की चिकित्सा बस्ती प्रयोग से, पित्त दोष की चिकित्सा विरेचन से। अभी अपन ने ऊपर पढ़ा, बस्ती मतलब वात, विरेचन मतलब पित्त, और कफ दोष की चिकित्सा बमन प्रयोग से की जाती है। इसको रीड कर लेना। मानसिक दोषों की चिकित्सा, मानसिक दोषों की चिकित्सा होती है बुद्धि तथा धैर्य व्यवहार करना और आत्मा आदि विज्ञानों, कौन मेरा है कौन मेरा नहीं है, इस टाइप से बातों का विचार कर कार्य करना। देखो जैसे मान लो कोई मेंटली बीमार है, मानसिक रूप से पीड़ित है, तो उसके साथ हम झगड़ने नहीं लगेंगे, या उसके साथ कोई डायरेक्ट औषधि नहीं दे देंगे, या उसको हम ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं करेंगे, ज़्यादा दबाव नहीं डालेंगे। उससे बढ़िया प्यार से बात करो, आराम से उसके साथ व्यवहार करो, और धीरे 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 प्यार से ही उसकी चिकित्सा करो। इस टाइप से मानसिक दोषों की चिकित्सा होगी। अब ये चिकित्सा के चतुष्पाद, ये इंपॉर्टेंट है, ये हम पदार्थ में भी पढ़ेंगे, एक बार यहाँ भी देख लेते हैं। चिकित्सा के चतुष्पाद मतलब चिकित्सा में क्या क्या जरूरी है। सबसे पहले 4 चीज़ें ज़रूरी हैं। पहले भिषक, मतलब यहाँ पे देखो लिखा है भिषक, ऐसे श्लोकों को तोड़ो। भिषक मतलब वैद्य, चिकित्सा करनी है किसी की तो हमें सबसे पहले एक डॉक्टर चाहिए, वैद्य चाहिए। दूसरी बात द्रव मतलब औषधि, दवाई। अगर चिकित्सा करनी तो डॉक्टर अकेला क्या करेगा जब दवाई नहीं होगी तो। और तीसरा क्या है, उपस्थता, मतलब रोगी के पास रहकर जब कोई उसकी देखभाल करे, जैसे नर्स करती हैं। और चौथा रोगी, क्योंकि रोगी ही नहीं होगा तो डॉक्टर, औषधि और उपस्थता क्या कर लेंगे। इसलिए चिकित्सा के चतुष्पाद मतलब वैद्य, औषध, उपस्थता और रोगी। अब वैद्य के 4 गुण, एक अच्छा वैद्य बनने के लिए कौन कौन से 4 गुण होते हैं वो देखते हैं। चिकित्सा कर्म में कुशल होना चाहिए, दक्ष गुण है। तीर्थ मतलब एक शास्त्रों का, आयुर्वेद शास्त्रों का या फिर दूसरे किसी शास्त्रों का, जिस शास्त्र से भी आप वैद्य बन रहे हो उसका पूरा ग्रहण करना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए।
दृष्टकरण, चिकित्सा की व्याधियों को जो अनेक बार बार देख चुका, मतलब जो प्रैक्टिस बहुत की है, जिसने, जिसको एक्सपीरियंस बहुत है। ये वैद का तीसरा गुण है, तीसरा लक्षण है। और चौथा, शुचि, शरीर तथा आचरण से पवित्र होना चाहिए, मतलब मन में भी कोई भेद ना हो, किसी ऊपर नीचे ना सोचे किसी के बारे में, किसी रोगी के बारे में। और जैसे मान लो कोई रोगी आ रहा है, अगर उसकी वेशभूषा अच्छी नहीं है तो उसके बारे में बुरा मत सोचो, तुम्हारे लिए वो रोगी है और तुम्हें उसका इलाज करना है, तुम्हें उसको देखना है। और कोई अच्छा बन ठन के सूट बूट में आ रहा है, वो भी रोगी है, उसे भी उतने ही प्यार से ट्रीट करो जितने प्यार से तुम पहले वाले को कर रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं औसत द्रव्य के चार लक्षण, मतलब जो औसत है उसके चार लक्षण कौन कौन से हैं। बहुकल्पी, ये इंपॉर्टेंट है, ये चारों लक्षण याद कर लेना। वैद्य के चार लक्षण याद कर लेना, श्लोक नहीं भी करोगे तब भी चल जाएगा, पर चिकित्सा के चार पाद भी याद कर लेना। औसत के चार लक्षण कौन कौन से होते हैं। बहुकल्प, जो जो स्वरस, क्वाथ, फंट, मतलब जो अलग अलग तरीके से दिया जा सके, मतलब बहुत सारे तरीक़ों से दिया जा सके। बहुगुण, ऐसी औषधि जिसमें बहुत सारे गुणों से संपन्न हो, मतलब जिसमें बहुत सारे गुण आए हों। संपन्न, जो अपने गुणों की संपत्ति से युक्त हो, मतलब जिस चीज़ के लिए तुम दे रहे हो वो उस चीज़ में आराम लगे। योग्य, सभी प्रकार के रोगी और रोगों के लिए अनुकूल हो। ये होते हैं औसत के चार लक्षण। अब अपन देखते हैं किस चीज़ के। उपस्थित, मतलब जो हमारी नर्स है, जो हमारे कंपाउंडर्स हैं, उनके चार लक्षण कौन कौन से होने चाहिए। रोगी से स्नेह रखने वाली या वाला, खान पान औसत खिलाने का टाइम देखने वाली और साफ़ सफाई करने वाला। ठीक है। दक्ष, मतलब कुशल हो और बुद्धिमान हो, सूझबूझ के साथ काम करे। ये तो नॉर्मल है, समझ में आ रहा होगा। ये रोगी के चार लक्षण हैं। पहला होना चाहिए रोगी आढ़, मतलब धन धान्य से संपन्न होना चाहिए। दूसरा, विशग विश्वास, मतलब जिसको डॉक्टर पर भरोसा हो, डॉक्टर जो कह रहा है उसकी बात को माने, वैद्य के अनुसार दवाई खाए, वैद्य के अनुसार काम करे। ज्ञापक, जो अपने सुख दुख कहने में सक्षम हो, मतलब जो कोई रोगी आया और वो आपको सामने से बता ही नहीं रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उसकी कैसे हम इलाज कर पाएंगे, इसलिए वो बताने में भी सक्षम होना चाहिए। सत्तावान, मानसिक शक्ति संपन्न, अर्थात चिकित्सालय में होने वाले कष्टों से ना घबराए, मतलब बहुत सारे लोग देखे होंगे जो इंजेक्शन से डरते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं उनको डर लगता है, वो चीखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा उसको मानसिक शक्ति होनी चाहिए उसको सहने की। उसके बाद अपन देखते हैं साध्य असाध्य के अनुसार व्याधियों के भेद। साध्य असाध्य अनुसार व्याधियों के भेद क्या है। साध्य तथा असाध्य इस प्रकार रोगों के दो भेद होते हैं, इनके भी पुनः दो भेद होते हैं, मतलब साध्य के भी दो हैं और असाध्य के भी दो हैं। सुख साध्य और कष्ट साध्य, कृच्छ साध्य, मतलब जो साध्य चिकित्सा है जिसको अपन हैंडल कर सकते हैं, उसमें भी दो टाइप के होते हैं। जिसको अपन आसानी से हैंडल कर सकते हैं वो सुख साध्य, और जिसको हमें हैंडल करने में थोड़ी मेहनत लगने वाली है, बहुत थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है, लेकिन मेहनत होने के बाद वो साध्य में हो जाएगी, हम उसको कंट्रोल कर लेंगे, वो होती है क्या, कृच्छ साध्य। उसके बाद अपन देखते हैं असाध्य चिकित्सा। असाध्य चिकित्सा मतलब याप्य, कुछ दिन चिकित्सा द्वारा चलने वाला योग, चलने योग, मतलब ऐसा कोई रोगी जो जिसकी हम चिकित्सा कर तो देंगे पर वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। जितने दिन चिकित्सा चलेगी या जितने दिन की चिकित्सा है वो उतने ही दिन चलेगा, उसको हम बचा नहीं पाएंगे। और दूसरा अनुपरकम, मतलब अनुक्रम, चिकित्सा के अयोग्य, मतलब जो चिकित्सा के ही योग्य नहीं है, अब उसको कोई नहीं बचा सकता। इस टाइप से होते हैं साध्य साध्य रोग। ये रीड कर लेना ज़रूरी लगे तो। अब देख, कष्ट साध्य के लक्षण दिए हैं, कृच्छ साध्य जो हमने ऊपर पढ़ा था, याप साध्य के लक्षण दिए हैं, उसी चीज़ को थोड़ा और डिस्क्राइब करके दिया गया है, इसको रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा। प्रत्याख्येय रोगों के लक्षण, मतलब प्रत्याख्येय मतलब जो अनुक्रम है, उन रोगों के लक्षण दिए हैं, इनको रीड करो समझ में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अष्टांग संग्रह का वर्णन दिया है। ये चैप्टर के आखिरी में पहला चैप्टर था, इस चैप्टर के आखिरी में पहले अध्याय के आखिरी में यहाँ अष्टांग संग्रह का वर्णन दिया है। इसको एक बार रीड बस कर लेना, कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब हम आयुर्वेद इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें हम जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम इतिहास को लेके सब कुछ पढ़ेंगे। इसमें सारे जो स्थान हैं उनके
चैप्टर्स के नाम दिए गए, जैसे मान लो शरीर स्थान, उनके चैप्टर्स के नाम, निदान स्थान उनके अध्याय के नाम, चिकित्सा स्थान के अध्याय के नाम, कल्प स्थान के अध्याय के नाम, उत्तर स्थान के अध्याय के नाम। और इसी प्रकार से हमारा चैप्टर 1 अध्याय 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम अष्टांग के अगले लेक्चर में अध्याय 2 देखेंगे और दूसरे अध्याय का नाम है दिनचर्या। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग अध्याय है, इसको अपन देखेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए रिवीजन करो और जो जो पूछा है उनके कमेंट्स में रिप्लाई करो। और दिनचर्या अध्याय के लिए ज़रूर आना, इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। और जब भी हम इसको पढ़ते हैं तो रोज़ और अपनी डेली लाइफ को, रोज़मर्रा की ज़िंदगी बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। मिलते हैं फिर, तब तक पढ़ते रहना, रिवीजन करते रहना, साथ में जुड़े रहना। बाय।